डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए एंड इट्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो हमारे यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए से, कि कैसे डीएनए की जो है डिस्कवरी हुई, उसके बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। डीएनए का जो सबसे पहले आइसोलेशन है वो फ्रेडरिच मिसर ने 1869 में पस सेल्स में किया था और इन्होंने इसको जो है न्यूक्लिन नाम दिया था। ये आप ध्यान रखेंगे कि फ्रेडरिच मिसर ने 1869 में इसको पस सेल्स को हम डेड डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं, इनमें जो है इसको खोजा था और न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में 1889 में एडमैन ने इसको डीएनए नाम दिया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम आते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए में तो उसमें देखिए 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक नामक जो दो वैज्ञानिकों का नाम जो है प्रमुखता से आता है। इन्होंने एक्स किरण विवर्तन के आधार पर डीएनए संरचना का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि डीएनए की संरचना का सबसे ज्यादा सफल मॉडल था। और इस कार्य के लिए 1962 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को डीएनए की आणविक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। डीएनए के बारे में देखिए कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे डीएनए जो है एक एक बहुलक होता है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाओं से मिलके बना होता है, और ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं या दोनों जो चेन होती हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसमें देख रहे हैं कि ये इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं और दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और कंप्लीमेंट्री भी होते हैं। इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो यूनिट्स होती हैं उनसे मिलके बना होता है। तो डीएनए की जो अगर हम यूनिट की बात करें तो हम न्यूक्लियोटाइड को डीएनए की यूनिट कहते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसे प्रोटीन्स जो हैं अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और एक पूरी श्रृंखला बना लेते हैं। उसी प्रकार से डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बना लेते हैं, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन डीएनए में क्या है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स होती हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसकी बात हम अभी आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही एक फन फैक्ट है कि अगर अब हमारी सारी जो सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें किसी भी विधि से, तो उसकी जो लंबाई होगी उस लंबाई से हम लोग जो है 70 टाइम्स जो है अर्थ से सन पर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो सेल्स में जो डीएनए है उसकी लंबाई जो है कितनी ज्यादा है। देखिए अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने जैसे बताया लास्ट स्लाइड में कि डीएनए की जो यूनिट है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड को अगर हम फर्दर इसको हम स्टडी करें तो न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत जो है 3 जो है सब यूनिट्स और होती हैं। सबसे पहले इसमें पेंटोज शुगर, फिर जो है बेस और उसके बाद जो है फॉस्फोरिक एसिड होता है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर को यहाँ पर हम 5 कार्बन शुगर या 5 कार्बन शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए जो पेंटोज शुगर का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है और ये राइबोज पेंटोज शुगर है।
डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर जो है वो डीएनए में पाई जाती है, ये जो है डीएनए में होगी, जबकि ये जो राइबोज शुगर है वो आरएनए में होती है। दोनों में अगर हम इनके स्ट्रक्चर में देखें तो बहुत एक बेसिक एक डिफरेंस है कि देखिए ये जो पेंटोस शुगर होती है इसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और ये जो है 5 है। तो जो डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर है उसको अगर हम राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर है उससे कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि राइबोज शुगर का जो सेकंड कार्बन है, देखिए ये जो सेकंड कार्बन है इस पर जो है OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाता है और केवल यहाँ पर H रह जाता है। तो यही दोनों प्रकार की जो शुगर में जो है बेसिक डिफरेंस है कि दूसरे कार्बन पर राइबोज शुगर में OH आयन होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में कार्बन पर केवल H आयन होता है। तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन देखिए यहाँ से रिमूव किया गया है, तो इसीलिए इसका नाम जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डीऑक्सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम कम होता है। ये आप लोगों को ये स्ट्रक्चर एकदम देखिए क्लियर होगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 कार्बन की एक चेन है, 5वां जो कार्बन है वो चौथे कार्बन पर ही अटैच रहता है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में वो नाइट्रोजनी क्षारक या जिनको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं होते हैं। ये बेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो बेस है उनको हम प्यूरिन बेस कहते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त 2 वलय या 2 रिंग से बनी हुई होती हैं, जिनमें एक हेक्सा रिंग होती है और दूसरा जो है पेंटा रिंग होती है। देखिए हेक्सा वलय तथा दूसरी वलय पेंटा वलय होती है। एडेनिन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं तथा ग्वानिन जिसको हम जी से डिनोट करते हैं प्यूरिन क्षार के अंतर्गत आते हैं। यानी प्यूरिन क्षार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। देखिए और इसमें देखिए 2 वलय हैं, एक जो है 6 रिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा जो है पेंटा स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं आप। तो ये प्यूरिन क्षार जो है 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो दूसरे प्रकार के जो क्षार हैं वो पायरिमिडीन क्षार कहलाते हैं, और इस प्रकार के क्षारों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें केवल एक ही रिंग होती है, इसको हम हेक्सा वलय कहते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए 3 प्रकार के पायरिमिडीन क्षार आते हैं, थाइमीन जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन जिसको हम सी से डिनोट करते हैं तथा यूरेसिल जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ये दोनों जो है पायरिमिडीन क्षार जो है डीएनए में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में जैसा हम लोग जानते हैं कि थाइमीन के स्थान पर जो है यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए में जो पायरिमिडीन क्षार होता है वो थाइमीन होता है, जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट जो न्यूक्लियोटाइड का है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम H3PO4 के नाम से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर P है जिसकी जो है वैलेंसी 5 है, जिसमें से 2 ये ऑक्सीजन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है बैलेंस हो गई है, और एक इन्होंने यहाँ से H के साथ हाइड्रोजन आयन के साथ जो है संयोजी बंध बना लिए, तो H3PO4 जो है इसका न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कंपोनेंट है। तो हमने न्यूक्लियोटाइड्स के देखिए तीनों कंपोनेंट को पढ़ा। सबसे पहले हमने शुगर, दूसरे स्थान पर फिर हमने बेस, और तीसरे पर हमने फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम फॉस्फेट समूह के नाम से भी जानते हैं। देखिए न्यूक्लियोसाइड, अब देखिए हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोसाइड क्या है? एक क्षार और शर्करा मिलकर एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। देखिए नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस में हमने पेंटोस शुगर को जोड़ दिया, या हम कहेंगे पेंटोस शुगर में हमने नाइट्रोजनस बेस को अटैच कर दिया। यहाँ पर हम फास्फोरिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर
हम ये भी कह सकते हैं कि हमने जो है न्यूक्लियोटाइड से जो है फास्फोरिक एसिड को निकाल दिया है। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर दोनों मिलकर जो है न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड भी देखिए 4 प्रकार के हो जाएंगे, डीऑक्सीनोसिन, डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। देखिए ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये एक जो है न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर है, या इसको हम यहाँ पर राइबोस शुगर कहेंगे, क्योंकि ये OH यहाँ पर O के H जो है O के साथ है, OH दूसरे कार्बन पर जो है OH आयन है, तो ये जो है राइबोस शुगर है। और देख रहे हैं राइबोस शुगर के पहले कार्बन पर जो है बेस अटैच्ड है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि बेस जो है वो शुगर के पहले कार्बन पर आकर अटैच होता है बाई द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जब शुगर के साथ बेस अटैच हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। और जब शुगर और बेस आपस में जुड़ते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और उसके बाद जो है दोनों बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये बस केवल यहाँ पर आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि जो बेस है वो शुगर के पहले कार्बन पर आकर अटैच होता है। अब न्यूक्लियोसाइड के बाद देखिए जो अगला जो स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर हमने दिखाया कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। दिस इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन मीनिंग वाटर रिलीज। जैसे मैंने बताया था कि जब जैसे ही शुगर जो मॉलिक्यूल पर आकर शुगर के पहले कार्बन पर आकर जब बेस जुड़ता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। देखिए यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और दोनों बेस और शुगर के बीच एक बंध बन जाता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो शुगर का स्ट्रक्चर है, और ये जो है पहले कार्बन पर आकर जो है बेस जो है अटैच हुआ है। ये बेस देखिए जैसे डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो ये प्यूरिन होगा, और देखिए शुगर का OH आयन और बेस का H आयन जो है मिलकर H2O बनाते हैं, और एक H2O या वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और जो स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बड़ा क्लियर यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है बिटवीन बेस एंड शुगर। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब एक फॉस्फेट समूह के इसके साथ संयुक्त हो जाता है, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ देखिए फॉस्फेट समूह जो है अटैच हो जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। देखिए नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, यहाँ तक तो हमने देखा था कि ये न्यूक्लियोसाइड था, और जब न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोसाइड जो चेंज होकर क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। जैसे डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वानिलाइलेट और डीऑक्सीसाइटिडाइलेट, डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो बहुत आपको ये जो है न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए बीच में जो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दिस इज शुगर, दिस इज शुगर। और शुगर के जो देखिए ये जो है पहला कार्बन है, और पहले कार्बन पर आकर यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस बेस, ये जो है नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है पहले कार्बन पर बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और देखें फास्फोरिक एसिड जो है वो जो है शुगर के 5वें कार्बन पर, ये शुगर का जो 5वां कार्बन है, इस 5वें कार्बन पर आकर यहाँ पर जो है चौथा कार्बन था शुगर का, तो 5वें कार्बन पर आकर फास्फोरिक एसिड जुड़ता है, और अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी रिलीज होता है, और ये एक बहुत ही सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर ये 5वें कार्बन पर जो है फास्फोरिक एसिड जुड़ रहा है और शुगर के पहले कार्बन पर बेस जुड़ता है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया, शुगर हो गया, बेस हो गया प्लस फास्फोरिक एसिड हो गया तो इसको हम तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड में से हम फास्फोरिक एसिड को अभी हटा दें तो देखिए कि शुगर और बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो यहाँ नोट में लिखा हुआ है नाइट्रोजनस बेस
डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन पर आकर जुड़ता है। देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के पहले कार्बन पर आकर जुड़ रहा है एवं दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और जल का एक अणु जो है रिमूव हो जाता है। अब देखिए दूसरा नोट है फॉस्फेट समूह शर्करा के 5वें कार्बन से। देखिए जो फॉस्फेट जो ग्रुप है या फॉस्फोरिक एसिड है वो शर्करा के 5वें कार्बन से आकर जुड़ता है जो कि एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर भी एक जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है जिसमें देखिए तीनों चीजें तीनों कंपोनेंट हैं। शुगर सेंटर में और देखिए जो राइट साइड पे है वो बेस है और जो लेफ्ट साइड पे है वो फॉस्फोरिक एसिड है। अब देखिए बात करेंगे बाटसन और क्रिक के मॉडल की। जो बाटसन और क्रिक ने 1953 में जो एक डीएनए का मॉडल दिया था जिसको हम डबल हेलिकल मॉडल के नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए डीएनए अणु जो है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो 2 तंतुओं से बना होता है जो कि एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में एक दूसरे पर लिपटे हुए रहते हैं। फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डीएनए के एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से यह दर्शाया कि डीएनए जो है द्विकुंडलित होता है, डबल हेलिकल होता है। 1962 में जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक को डीएनए की संरचना की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था जिसमें विल्किंस को भी शामिल किया गया था। देखिए वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो डीएनए मॉडल क्या था। डीएनए अणु जो है 2 कुंडलियों से निर्मित है जिसमें डीएनए के 2 तंतु होते हैं। दोनों तंतु प्रति समांतर एक दूसरे के एंटी पैरेलल रूप में रहते हैं जिसका आशय यह हुआ कि एक तंतु में न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम है वो 5' to 3' होता है और दूसरे तंतु में यह है जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो 3' to 5' होता है। इसकी अभी हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये 5' to 3' और 3' to 5' क्या है। कुंडली का जो आधार है वो शर्करा और फॉस्फेट से निर्मित होता है और नाइट्रोजनी क्षारक जो है शर्करा से संलग्न होते हैं। दोनों तंतुओं के जो क्षारक हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। जो दोनों जो चेन हैं दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो आपस में जो है जो बेस होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। देखिए ये जो है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए ये देखिए 2 चेन है। पहली चेन ये है और दूसरी चेन ये है और दोनों चेन देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्षारों से जुड़ी हुई हैं। ये पहली चेन का ये क्षार है थाइमिन और दूसरी चेन का ये क्षार है एडेनिन। तो एडेनिन जो है वो थाइमिन से कंपेयर करता है और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड काम करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे आप कि ये देखिए प्यूरिन है, प्यूरिन क्षार है। प्यूरिन क्षार का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो हमेशा पायरिमिडीन होता है। जैसे यहाँ देखिए गुआनिन है तो ये साइटोसिन से जुड़ा होगा। साइटोसिन एक पायरिमिडीन है और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड काम करते हैं। अब देखिए ये 5' to 3' जो हम बात कर रहे थे वो क्या चीज है। देखिए इसमें देखेंगे एक साइड पर हम देखेंगे जो ये जो शुगर का जो 5वें कार्बन पर फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है तो ये देखिए ये 5' एंड कहलाता है। जबकि नीचे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो 3' एंड है वो यहाँ पर खाली है। तो ये जो चेन है वो 5' to 3' चेन कहलाती है। जबकि इसके विपरीत जो इसकी जो कंप्लीमेंट्री चेन है वो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो 3rd कार्बन है पहले कार्बन पर तो देखिए जो बेस लगा हुआ है ये क्लियर है। पहले कार्बन जो है शुगर का जो पहला कार्बन है उस पर बेस लगा हुआ है और यहाँ पर जो शुगर का 3rd कार्बन है वो फ्री है, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। और नीचे तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो शुगर का ये जो 5वां कार्बन है उस पर जो है फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है। तो ये जो चेन है वो 3' to 5' कहलाती है। जबकि ये जो चेन थी वो 5' to 3' कहलाती है। मतलब जहां पर शुगर में फॉस्फोरिक एसिड होगा लास्ट में वो 5' एंड कहलाता है और अगर लास्ट शुगर पर अगर फास्फोरिक एसिड नहीं है तो वो 3' एंड कहलाता है। और ये दोनों चेन जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। ये देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है ये शुगर है, ये बेस है और ये फॉस्फोरिक एसिड। तो ये पूरा जो है एक
न्यूक्लियोटाइड हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चेन का। और देखिए ये जो है दूसरा जो है न्यूक्लियोटाइड है, ये देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो एक जो न्यूक्लियोटाइड, एक ही चेन के जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि एक ही चेन के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। ये देखना दूसरी जो देखिए एक ही चेन का जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उस पर आप देख रहे हैं कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड है वो 5वें कार्बन पर अटैच्ड है, यहाँ पर देख रहे हैं। और लेकिन ये 5वें कार्बन पर अटैच्ड है, लेकिन यही जो फॉस्फोरिक एसिड है वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके तीसरे कार्बन पर अटैच्ड होगा। देखिए आप यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो चेन में भी यही जो है सिस्टम होगा और इसके भी सारे न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होंगे। लेकिन दोनों जो दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स हैं, ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो स्वयं आपस में एक दूसरे से जो है क्षार के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक चेन का प्यूरिन दूसरे चेन के पायरिमिडीन से जुड़ता है, या पहली चेन का पायरिमिडीन दूसरे चेन के प्यूरिन से जुड़ता है। और ये जो प्यूरिन और पायरिमिडीन में जो बॉन्ड होते हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखिए जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ है। एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हमेशा। यहाँ देखिए जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ा है। एडेनिन जो है प्यूरिन है और थाइमिन जो है वो पिरिमिडीन है। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में हमेशा बेस पेयरिंग होती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप इजीली समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम जो डीएनए का जो वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल है उसको आसानी से समझा जा सकता है। अभी इसी में जो है एक चरगाव का रूल आता है। हम डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस मॉडल को जो है वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इसमें जो है चरगाव का रूल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली इस पर कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए चरगाव का जो रूल था उसके अनुसार क्षारक युग्मन जो है वो अति विशिष्ट होता है। जो बेस पेयरिंग होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। एक एडेनिन प्यूरिन क्षारक सदैव थाइमीन पिरिमिडीन क्षारक के साथ संयुग्मित होता है। जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमीन के साथ जो है अपना बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन जो है देखिए प्यूरिन है और जो थाइमीन है वो पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन जो क्षारक है जैसे ग्वानिन वो हमेशा पिरिमिडीन क्षारक साइटोसिन के साथ संयुक्त होता है। क्षारक के ये जो युग्म पूरक क्षारक होते हैं वो कंप्लीमेंट्री बेस कहलाते हैं। यानी प्यूरिन की पेयरिंग हमेशा जो है पायरिमिडीन से होगी। जैसे देखिए एडेनिन की जो पेयरिंग होती है वो हमेशा थाइमीन के साथ होती है और जबकि ग्वानिन की जो पेयरिंग है वो हमेशा साइटोसिन के साथ होती है। मतलब एक प्यूरिन है तो दूसरी तरफ पायरिमिडीन रहेगा और अगर एक तरफ पायरिमिडीन है तो दूसरी तरफ प्यूरिन होगा। दोनों प्यूरिन और पायरिमिडीन की पेयरिंग आपस में नहीं हो सकती है। सब डीएनए अणुओं में एडेनिन प्यूरिन समाक्षर के अणुओं की संख्या थाइमीन के अणुओं की संख्या के बराबर तथा ग्वानिन प्यूरिन के अणुओं की संख्या साइटोसिन जो कि पिरिमिडीन होता है कि अणुओं की संख्या के बराबर होती है। मतलब एक ही अगर हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जितने भी जो प्यूरिन और एडेनिन की जो प्यूरिन और पिरिमिडीन की जो क्षारों की जो संख्या होगी वो समान होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए A इक्वल टू टी, एडेनिन इक्वल टू थाइमीन, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। या हम कह सकते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन यानी टोटल प्यूरिन इक्वल टू थाइमीन एंड साइटोसिन, है ना। तो जो टोटल प्यूरिन है वो पायरिमिडीन के बराबर होंगी। या देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन्स।
इस पर काफी नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको बताया जाएगा कि एडिन की परसेंटेज इतनी है तो आपको ग्वानिन की परसेंटेज निकालनी है। तो जैसे एडिन मान लिया किसी डीएनए में 40% है, तो इसमें थाइमिन भी जो है कितना होगा, 40% होगा। और बच्चे ग्वानिन और साइटोसिन तो वो 10% हो जाएंगे, 10% ग्वानिन और 10% साइटोसिन। तो टोटल बेस पेयर अगर हम किसी एक बेस का अगर हमें परसेंटेज मालूम है तो हम किसी भी अन्य 3 बेस का जो है परसेंटेज यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए विभिन्न जीव जातियों या स्पीसीज के डीएनए में एडेनिन प्लस थाइमीन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो अनुपात होता है A+T अनुपात G+C भिन्न भिन्न होता है। एक ही जाति के लिए लेकिन यह अनुपात जो हमेशा सेम होता है, लेकिन जो विभिन्न जाति के जो जीव हैं उनके लिए यह अनुपात जो अलग अलग होता है। यह जो अनुपात होता है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है। एक श्रृंखला पर का जो समाक्षर अनुक्रम है बेस सीक्वेंस होता है, जैसे TGCA। अगर एक जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उस पर बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो अगर TGCA है, तो दूसरी श्रृंखला पर इनका जो सीक्वेंस होगा वो देखिए क्या होगा। टी की पेयरिंग किससे होगी, एडेनिन से होगी। जी की पेयरिंग जो है वो सी से होगी। सी की पेयरिंग जो है वो जी से होगी और एडेनिन की पेयरिंग जो है टी से होगी। तो इस प्रकार से हमें दूसरी स्ट्रैंड का हम जो है बेस पेयर या बेस सीक्वेंस जो है ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये जो है, देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, एक स्ट्रैंड की जो बेस पेयरिंग है वो TGCA है ना। इसमें जो 4 जो न्यूक्लियोटाइड हैं एक चेन में, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, है ना। तो पहले स्ट्रैंड में जो बेस पेयर्स हैं वो देखिए थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर दूसरे स्ट्रैंड का हमें बेस पेयर ज्ञात करना हो तो क्या होगा, टी की जो पेयरिंग है वो हमेशा एडेनिन से होगी। ग्वानिन की जो पेयरिंग है वो हमेशा साइटोसिन से होगी, मतलब प्यूरिन है तो पायरिमिडीन से होगी। यहाँ देखिए पायरिमिडीन सी है तो इसकी पेयरिंग जो है ग्वानिन से होगी। यहाँ प्यूरिन है एडेनिन तो इसकी पेयरिंग जो है थाइमीन से होगी। तो अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड के हमें बेस पेयर अगर ज्ञात हैं तो हम जो है उसके एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड है उसके जो है बेस पेयर को ध्यान से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। बस यहाँ आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि वो क्वेश्चन जो है वो 3 to 5 को पूछ रहा है कि वो 5 to 3 को पूछ रहा है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि ये देखिए ये जो सीक्वेंस है वो TGCA है एक स्ट्रैंड का। अब वो पूछ रहा है कि दूसरे स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस 3 to 5 क्या होगा, तो वो ACGT होगा। अगर ये पूछता है, अगर क्वेश्चन आता है कि 5 to 3 क्या होगा, तो 5 to 3 देखिए उल्टा हो जाएगा TGCA। ये आप ध्यान रखेंगे दूसरे स्टैंड का जो सीक्वेंस पूछ रहा है वो 3 to 5 है कि 5 to 3 है। देखिए पांचवा इसमें पॉइंट है कि एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं हमेशा। देखिए एडेनिन और थाइमिन जब पेयरिंग करते हैं तो उनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देख रहे हैं आप, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं आप, और जी और सी के बीच में ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा कुंडलीय घुमाव जो है 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। देखिए ये पूरा, इसको हम एक कुंडली मानते हैं यहां से लेकर यहां तक, और इस एक कुंडली का जो घुमाव है या इसकी जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और इस पूरे घुमाव में एक पूरे देखिए हेलिक्स में जो है 10 क्षार युग्म होते हैं और प्रत्येक क्षार युग्म जो है आपस में एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। देखिए एक पूरे जो हेलिक्स है इसको हम पिच कहते हैं, पिच लेंथ कहते हैं। इसमें देखिए इसकी जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है और इस 34 एंगस्ट्रॉम में अगर हम देखें तो इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर्स हैं, तो 2 बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी होगी वो 34 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा नीट एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक क्षारक युग्म आपस में या परस्पर 3.4 एंगस्ट्रॉम दूरी से पृथक्कृत या सेपरेट होते हैं। दोहरे कुंडलित डीएनए अणु का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है।
देखिए ये अगर हम सेंटर से इसको अगर हम ऐसे लाइन खींचें तो इसका पूरा जो डायमीटर होता है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये इसको आप ध्यान रखेंगे कि डीएनए के एक हेलिक्स की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, और 34 एंगस्ट्रॉम में नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो 10 होते हैं, और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, और डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए की, कि डीएनए के जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन बाटसन और क्रिक ने जो मॉडल जो प्रेस्क्राइब किया था वो बी डीएनए मॉडल कहलाता है। देखिए इसकी जो हेलिक्स है वो अल्फा हेलिक्स कहलाती है, इसको हम राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज हेलिक्स भी कहते हैं। देख रहे हैं आप, ये राइट हैंडेड जो है या क्लॉकवाइज जो है हेलिक्स कहलाती है। डायमीटर जैसे मैंने बताया कि 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दो मिरर ग्रुप अथवा दो मेजर ग्रुप, दो माइनर ग्रुप अथवा दो मेजर ग्रुप के बीच की दूरी जो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसको हम पिच लेंथ के नाम से जानते हैं, और इनके बीच कुल 10 बेस पेयर्स होते हैं। देखिए ये मेजर ग्रुप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो मेजर ग्रुप के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है, या हम कहें दो माइनर ग्रुप के बीच की दूरी जो है यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम है। एक के बाद दूसरे अर्थात दो बेस पेयर्स की बीच की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए ए डीएनए की बात करें तो जब पानी की कमी हो जाती है तो इस प्रकार का डीएनए जो है बन जाता है। इसकी हेलिक्स भी अल्फा हेलिक्स कहलाती है, इसको हम राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। दो माइनर ग्रुप्स अथवा दो मेजर ग्रुप्स की बीच की दूरी जो है यहाँ पर 28.6 एंगस्ट्रॉम होती है, और इनके बीच जो है कुल 11 जो बेस पेयर्स होते हैं, और डायमीटर जो है इनका 26 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तीसरे प्रकार का जो डीएनए है वो जेड डीएनए कहलाता है, इसको हम जिगजैग डीएनए भी कहते हैं। और जब डीएनए को अधिक सेलेनिटी में रख दिया जाता है तो इस प्रकार का डीएनए बनता है। इसकी जो हेलिक्स है वो लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज होती है। दो माइनर ग्रुप्स और या दो मेजर ग्रुप्स की बीच की दूरी यहाँ पर देखिए 44 एंगस्ट्रॉम है, जो कि बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम थी, और इनके बीच कुल जो है 12 बेस पेयर होते हैं, और इनका जो डीएनए का जो डायमीटर है वो 18 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डीएनए थे, लेकिन जो बाटसन और क्रिक ने जो डीएनए को मॉडल दिया था वो बी डीएनए मॉडल कहलाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आज आपको कुछ जो है डीएनए के स्ट्रक्चर और जो डीएनए के जो टाइप्स हैं, इनका जो बाटसन क्रिक मॉडल है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने आपको बेसिक जो है आज जानकारी दी है। निश्चित ही आप लोग जरूर इससे लाभान्वित होंगे, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो को फिनिश करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में जो है आप जरूर बताएं। थैंक्स अ लॉट।